हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और समझौते से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। और जो कुछ समझौते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रमुख संगठन है जो पर्यावरण से रिलेटेड संगठन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। फिर उससे रिलेटेड कुछ अधिनियम पढ़ेंगे और पर्यावरण से ही रिलेटेड पढ़ेंगे प्रमुख पुरस्कार, जो कि पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में जो दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम लोग थ्योरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में है उनको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव जितने भी वीडियोस रहेंगे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरण से रिलेटेड जो संगठन है। पहला है इसमें IUCN। इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इसका हिंदी में नाम है। और इंग्लिश में भी नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो इंग्लिश में नाम है इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और इसका स्थापना वर्ष 1948 याद रखेंगे। इसका मुख्यालय ग्लैड स्विट्जरलैंड में है। और ये जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, इसका प्रमुख कार्य या उद्देश्य क्या है? तो ये प्राकृतिक संस्थान जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके संरक्षण के लिए एक समर्पित एक ये संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। और इस संगठन का मुख्य लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करने से संबंधित ये एक संगठन है। और ये IUCN संस्था है, ये एक रेड डाटा लिस्ट या रेड डाटा बुक भी जारी करता है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि रेड डाटा लिस्ट या रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये IUCN। और ये पता होना चाहिए रेड डाटा लिस्ट होता क्या है। तो ये रेड डाटा बुक जो है ये उस चीज़ से रिलेटेड है, कह सकते हैं कि जो विलुप्त हो रहे जीव जंतु हैं, विलुप्त के कागार पर हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी जीव जंतु हैं और उनकी एक सूची जारी करती है। जैसे विलुप्त से ये कह सकते हैं कि जो 50 वर्ष से जो प्राकृतिक आवास के क्षेत्र में ना देखी गए हो जीव जंतु, तो उनको विलुप्त प्राय की श्रेणियों में मानते हैं। और ऐसे ही जो विलुप्त हो रहे जीव जंतु हैं उनकी एक रेड डाटा लिस्ट द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है। तो उसके जब लिस्ट जारी की जाती है तो फिर उनसे संरक्षण और उनके रख रखाव या देखभाल से कह सकते हैं, देखभाल जीव जंतुओं का देखभाल से रिलेटेड सारी चीज़ें रेड डाटा बुक लिस्ट में जारी की जाती हैं और इसमें सेव की जाती हैं सारी। और रेड डाटा लिस्ट के लाभ भी हैं काफ़ी सारे, जैसे कि जो संकटपन्न प्रजातियां हैं उनकी पहचान की जाती है, फिर उनका चिन्हन कर लिया जाता है, चिन्हित करके फिर उनका संरक्षण से रिलेटेड कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें लाभ हैं। तो ये याद रखेंगे आप शॉर्ट में। रेड डाटा लिस्ट क्या करती है? विलुप्त प्राय हो रहे जीव जंतुओं का संरक्षण और सुरक्षित करती है ये। फिर है UNFCCC। तो ये क्या है? तो ये जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र मेन फ्रेम कन्वेंशन, इंग्लिश में नाम देखिए तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पूरा नाम है इसका इंग्लिश में। और 1992 इसका स्थापना वर्ष भी याद रखेंगे। इसका मुख्यालय जर्मनी के एक बॉन शहर में है। और इसका उद्देश्य क्या है संगठन का? तो ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस जो गैस सांद्रता को एक ऐसे स्तर पर स्थित करना जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोक सके। इसका यह शॉर्ट में कह सकते हैं कि ग्रीन गैस हाउसेस के जो प्रभाव हैं या उनके उत्सर्जन में कमी लाना, ये मेन उसका मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र में फ्रेमवर्क कन्वेंशन का, ठीक है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे WMO। तो WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इंग्लिश में नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना वर्ष 1950 याद रख सकते हैं। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका प्रमुख कार्य वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने से संबंधित ये संगठन कार्य करता है। नेक्स्ट है EPA। तो EPA का पूरा नाम है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी या इंग्लिश में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसका हिंदी इंग्लिश में नाम है। और स्थापना वर्ष इसका 1970 याद रखेंगे। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। और इसका इस संस्था या संगठन का क्या कार्य है? तो स्वच्छ और हरित पर्यावरण को बेहतर बनाने और बनाए रखने के लिए एक जिम्मेदार संस्था है। देखिए सारे जो अंतर्राष्ट्रीय और या राष्ट्रीय स्तर के जितने भी संगठन हैं पर्यावरण से रिलेटेड, तो वो सभी पर्यावरण से ही चीजें ही करेंगे। तो इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी संगठन आपको लगेगा कि एक ही जैसा कार्य कर रहा है, लेकिन सब में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। बस उसी के अनुरूप आप लोग को याद रखना है, ठीक है। EPA हो गया। फिर देखेंगे NEERI। ये क्या है? तो ये राष्ट्रीय स्तर की है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है, इंग्लिश में नाम नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1958 इसका सन याद रखेंगे, 1958, ठीक है।
और मुख्यालय हो जाएगा इसका नागपुर महाराष्ट्र में। और ये भी उसी से रिलेटेड राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, पर्यावरण से रिलेटेड। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक हिस्सा है, CSIR। और CSIR का एग्जाम में एक बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो याद रखेंगे। ये क्या है, तो ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च संगठन है, याद रखेंगे। 1942 इसका स्थापना वर्ष है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका कार्य है यह सामाजिक प्रयासों के संबंध में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान करना इसका कार्य है, जिसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा, कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र शामिल हैं। याद रखेंगे CSIR को। फिर नेक्स्ट देखेंगे NEAA। तो ये क्या है, तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण है, नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी। 1957 इसका स्थापना वर्ष है, 97, याद रखेंगे। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका कार्य या उद्देश्य क्या है, तो ये पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर फैसले लेना तथा पर्यावरण के अधिकारों की रक्षा करना और पर्यावरण कानूनों का पालन कर पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित ये प्राधिकरण है, NEAA। याद रखेंगे इसका नाम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। फिर देखेंगे NGT, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, तो ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम है, इंग्लिश में नाम इसका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी डेट भी इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कब हुआ, 18 अक्टूबर 2010 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका क्या कार्य है, तो इस अधिनियम के तहत पर्यावरण संबंधी मुद्दे से संबंधित जो मामले या विवादित मामले होते हैं उनको शीघ्र निपटारे करने से रिलेटेड ये एक अधिनियम है। इसके अंतर्गत ये याद रख सकते हैं। फिर है पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करने और व्यक्तियों और संपत्तियों के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देना इसका मुख्य उद्देश्य है। NGT का इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, फिर कुछ जो सम्मेलन है और समझौते इनको देखेंगे। पहला है रामसर सम्मेलन। तो ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और वेटलैंड दिवस भी 2 फरवरी को ही मनाते हैं, आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो कि ईरान में किया गया था, ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर किया गया था, तभी से इसका नाम है रामसर सम्मेलन। और जो इसके अंतर्गत जो भूमि शामिल की जाती है, दलदली भूमियां जो शामिल की जाती हैं, उसको रामसर साइट भी कहा गया। और भारत ने इसमें फरवरी 1982 में हस्ताक्षर किया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2024 की थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ठीक है। और ये दिवस भारत में कब पहली बार मनाया गया, तो 1997 में ये पहली बार रामसर जो दिवस है ये मनाया गया। तो ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछता है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित ये रामसर सम्मेलन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ये कहाँ हुआ था, तो ये स्वीडन में हुआ था, इसलिए इसको स्वीडन सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ये पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन था जो कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। और इस सम्मेलन में ही UNEP, जिसको हम लोग ने पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इस संस्था का गठन भी इसी सम्मेलन में किया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन में, जो कि 1972 में हुआ था। और इसी में ही पर्यावरण दिवस इसी सम्मेलन में पर्यावरण दिवस मनाए जाने का भी फैसला लिया गया, जो कि 5 जून को ये बैठक हुई या सम्मेलन हुआ और 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। और बात करें UNEP की, तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष इगर इडरसन है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और 2024 में इसकी थीम भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध इसकी थीम रही है। फिर नेक्स्ट देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हेलसिंकी सम्मेलन या फिनलैंड सम्मेलन, जो कि फिनलैंड में आयोजित हुआ, ये 1974 में आयोजित हुआ। तो बस आपको ये याद रखना है ये किससे संबंधित है, तो ये समुद्री पर्यावरण के संरक्षण पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे हेलसिंकी कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, सीधे सिर्फ आप याद रखेंगे पर समुद्री पर्यावरण के संरक्षण से रिलेटेड हेलसिंकी सम्मेलन को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे लंदन सम्मेलन या लंदन प्रोटोकॉल। ये 1975 में हुआ। ये समुद्री जो प्रदूषण के सभी स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण को बढ़ावा देने और कचरे तथा अन्य पदार्थों के डंपिंग द्वारा समुद्र के प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। तो ये समुद्र की जो प्रदूषण होता है समुद्र में, उससे रिलेटेड है सम्मेलन, ये लंदन सम्मेलन के नाम से। फिर है बॉन कंसर्वेशन। तो ये जापान में हुआ, जापान के वॉन शहर में, तो इसे वॉन कंसर्वेशन नाम दिया गया 1979। इसका सन याद रख सकते हैं। और यह वन्यजीव या जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन है, तो इसका शॉर्ट में याद रखेंगे वन्यजीव या प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित बॉन सम्मेलन याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे वियना सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑस्ट्रिया में आयोजित हुआ।
तो इसका नाम ऑस्ट्रिया सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और कब हुआ? ये 1985 में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल से जानेंगे। तो ये सम्मेलन ओजोन क्षरण की, जो ओजोन परत होती है उसके क्षरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए ये सर्वप्रथम पहला प्रयास था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पहला प्रयास था। और ये कंजर्वेशन या सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण की प्रक्रिया को रोकने के लिए पहला प्रयास था, जो यूएनईपी के तत्वाधान में हुआ। इस सम्मेलन में ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन कम करने का विचार विमर्श किया गया। शॉर्ट में इसको कह सकते हैं, ये समझौता नहीं था, ना ही ये बैठक थी, ये सिर्फ एक प्रयास किया गया था। वियना सम्मेलन, जो कि ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया, ये सिर्फ ओजोन परत के संरक्षण को कम करने से संबंधित ये प्रथम प्रयास था। तो 1985 इसकी डेट भी याद रखेंगे। और इस सम्मेलन में ओजोनकारी जो क्षयकारी पदार्थ होते हैं उसका उत्पादन कम करने का विचार विमर्श किया गया था। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड एक अगला है जो कि इसी से रिलेटेड है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये है मॉन्ट्रियल समझौता। तो ये 1987 में हुआ था। देखिए इसमें भी ओजोन है। तो इसमें क्या हुआ था? तो ये एक समझौता था, और ये क्या था? सिर्फ मात्र एक विचार विमर्श या प्रयास था पहला। और ये समझौता हुआ था। 2 वर्ष बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या जिसे हम मॉन्ट्रियल समझौता कहते हैं, ये कनाडा में आयोजित हुआ। ये 1987 में हुआ। इसमें ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने तथा ओजोन क्षरण को रोकने के उद्देश्य से 27 औद्योगिक देश, और जो कि वर्तमान में इसमें 175 शामिल हो चुके हैं, 175 से अधिक ने मॉन्ट्रियल शहर में इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया। पहले सिर्फ एक प्रयास हुआ ओजोन क्षरण को बचाने के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए। फिर उसी से रिलेटेड एक समझौता हुआ मॉन्ट्रियल समझौता नाम से। ये याद रखेंगे, दोनों सिमिलरिटीज़ हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, ये याद रखेंगे। और ओजोन परत को बचाने के लिए ये पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जो कि 16 सितंबर को हस्ताक्षरित हुआ। और आपको पता है ओजोन दिवस भी 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो जिस दिन उसकी बैठक हुई तो 16 सितंबर को, तो ओजोन दिवस भी 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये लागू कब से हुआ? तो 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। आपको पता होनी चाहिए जो ग्रीन गैस हाउसेस गैसें हैं, जिसमें से ये प्रमुख हैं, लिखी हुई है साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, और फ्लोरिनाइड गैसें हैं, ओजोन O3 है, और जलवाष्प H2O है, और ये CO2। ये सब जो प्रमुख गैसें हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ये जो सूर्य से आती हैं अल्ट्रावायलेट रेस, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। और ओजोन परत को कह सकते हैं कि सूर्य और ये पृथ्वी के बीच में एक नेचुरल फिल्टर के रूप में भी कार्य करता है। और जो ये पृथ्वी को सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं, और यूवी रेज के नुकसान से बचाता है और गर्मी से भी बचाता है, कौन? ओजोन परत। तो उसके ही क्षरण को रोकने के लिए ये प्रयास किए गए, जो कि एक वियना सम्मेलन किया गया और जो मॉन्ट्रियल समझौता फिर किया गया। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। और जो यूवी रेज है ये हमारे त्वचा के लिए, इससे त्वचा का कैंसर भी होता है, तो इन सब चीज़ों के बचाव के लिए ये सारे समझौते किए गए। तो इन दोनों को याद रखेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा माइनर है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे रियो सम्मेलन। ये कब हुआ? तो ये 1992 में हुआ। इसको रियो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि 3 से 14 जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरोस एक शहर है, वहाँ पर आयोजित किया गया, इसलिए इसको रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य 21वीं शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई कुछ नीतियाँ थी, जिसे एजेंडा 21 कहा गया। और एजेंडा 21 जो नीति थी, इसके अंतर्गत काफ़ी सारे लक्ष्य थे जिनको पूरा करना था, इसको ही एजेंडा 21 कहा गया। इसके अंतर्गत जैसे कह सकते हैं लक्ष्य था कि जैव विविधता का सर्वेक्षण करना या संरक्षण करना, और जो संकटग्रस्त जीव हैं उनके भी संरक्षण से संबंधित, और विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित लक्ष्य रखा गया था। और जो सभी खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा से संबंधित ये पृथ्वी जो कि रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है। काफ़ी सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी रहता है कि रियो पृथ्वी सम्मेलन। तो याद रखेंगे रियो पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 से रिलेटेड है, ठीक है। और जो पृथ्वी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2024 में इसकी थीम रही ग्रह बनाम प्लास्टिक, याद रखेंगे। और जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC की स्थापना की गई थी इसी सम्मेलन में। अभी आपको जब संगठन बताया था उसमें इसकी डिटेल आपको बताई थी। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये जापान में 1997 में हुआ।
तो ये किससे संबंधित था? तो ये संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ये वैश्विक तापमान जो कि ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें वृद्धि में योगदान देने वाली जो गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम करने से रिलेटेड था। जैसे कि जो भूमंडलीय ताप जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उसको कम करने से रिलेटेड ये क्योटो प्रोटोकॉल था। आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, जो कि 1997 में हुआ। और यूएनएफ ट्रिपल सी के प्रयास से जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर को ये क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया और जो ये 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। तो आप शॉर्ट में क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में ये याद रख सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग में जो योगदान देने वाली गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम करने से रिलेटेड था। या वैश्विक, या ऑप्शन में मिल सकता है आपको भूमंडलीय तापमान, है ना, या मिल सकता है ग्लोबल वार्मिंग। तो क्योटो प्रोटोकॉल को आप इस चीज़ से याद रखेंगे। और यह एक कानूनी बाध्यकारी समझौता भी है जिसके अंतर्गत विकसित देशों में उत्सर्जन में कटौती की सीमा तय की गई कि कितनी जो गैस का उत्सर्जन है उसमें कितनी कटौती की जानी चाहिए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य जो मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना था जिससे पर्यावरण के लिए कुछ भी खतरा उत्पन्न हो। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे रॉटरडम कन्वेंशन। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ 1998 में। और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक जो रसायन और कीटनाशक के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था। आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के रोग से संबंधित ये रॉटरडम कन्वर्सेशन था, कन्वेक्शन था। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर है कार्टेजोना प्रोटोकॉल। तो ये कनाडा में आयोजित हुआ, ये सन 2000 में हुआ और ये जैव विविधता पर कन्वेक्शन के लिए जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल था। आप इसको शॉर्ट में सिर्फ कार्टेजोना जो प्रोटोकॉल है उसको जैव विविधता से याद रखेंगे, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित। फिर नेक्स्ट देखेंगे कोपेनहेगन सम्मेलन या डेनमार्क सम्मेलन। ये डेनमार्क में हुआ 2009 में और ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसे आमतौर पर कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के रूप में जानते हैं, इसको कह सकते हैं। ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित ये एक समझौता था कोपेनहेगन। जैसे कि इम्पोर्टेंट आपको बता ही दिए हैं कौन कौन से हैं, वियना है, मॉन्ट्रियल है, और यहाँ रामसर था, स्टॉक सम्मेलन था, और ये रियो पृथ्वी सम्मेलन है। और इसमें से बस ये उसके और भी हैं जो सम्मेलन छोटे छोटे हुए, इनके बस हम शब्द याद रख सकते हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड था। हो सकता है एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन बन जाए, तो कुछ बहुत हैं, दो चार हैं और इनको देख लेंगे। ये क्या है? तो ये नागोया प्रोटोकॉल है, ये जापान में हुआ 2010 में। इसमें आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनका इस्तेमाल करने से होने वाले फायदों के निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से बांटने के लिए ये बनाया गया। और ये आनुवांशिकी सामग्री से हम अभिप्राय ये कह सकते हैं कि जो पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव या अन्य मूल की कोई भी सामग्री जिसमें आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाई शामिल हो। तो नागोया प्रोटोकॉल संबंधित था आनुवंशिक संसाधनों से। ठीक है, फिर है किगाली समझौता। ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 2016 में हुआ। ये एक जो मॉन्ट्रियल अभी प्रोटोकॉल पड़ा था, ये उसमें ही एक संशोधन था किगाली समझौता, जिसे 15 अक्टूबर 2016 को रवांडा की राजधानी किगाली में आयोजित किया गया। तो इसका नाम भी किगाली समझौता हो गया। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक जो हुई थी, इसमें 197 देशों ने 197 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किया। तो किगाली समझौता को आप समझ सकते हैं, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक संशोधन के रूप में जान सकते हैं। फिर इसमें ही जो किगाली संशोधन हुआ, इसमें जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है HFC की खपत और उसमें उत्पादन को धीरे धीरे कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता भी बनाया गया, किसमें? किगाली संशोधन में। फिर देखेंगे मीनमाता कन्वेक्शन। ये 2013 में हुआ। आपको पता होगा जो मीनमाता एक रोग होता है, ये पारे की अधिकता से होता है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य पारे के प्रतिकूल प्रभाव से स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने से है। जब शरीर में पारे या मरकरी कहते हैं उसको, उसकी अधिकता अधिक हो जाती है तो ये मीनमाता रोग भी हो जाता है, आपको पता होगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं। सिर्फ मीनमाता किससे संबंधित है? ये पारे के प्रतिकूल प्रभाव से स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने से संबंधित है। तो ये कुछ समझौते हो गए। फिर देखेंगे कुछ पर्यावरण संबंधी अधिनियम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आप इसका सन याद रखेंगे क्योंकि सन इंपॉर्टेंट है इसका, तो 1972 याद रखेंगे। नेक्स्ट है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये 1974 में आया। फिर है वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट देखेंगे वायु प्रदूषण निवारण और अधिनियम, तो ये 1981। जल वाला इंपॉर्टेंट है 1974, जल के बाद वायु वाला भी 1981 याद रखेंगे। और ये वन संरक्षण अधिनियम है 1980।
ये तीनों प्रदूषण है, जल और वायु वाले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986 में आया। इसे छाता विधान या अम्ब्रेला कानून के भी नाम से जानते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि अम्ब्रेला कानून को निम्न में से कौन सा अधिनियम कहा जाता है, तो काफ़ी सारे अधिनियम रहेंगे, तो आप याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को ही छाता विधान या अम्ब्रेला कानून के रूप में या नाम से जानते हैं। और जो आपको पता होगा भोपाल गैस गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी, इसके रिसाव के कारण ये एक औद्योगिक बहुत बड़ी त्रासदी थी, भोपाल गैस कांड जो हुआ था 1984 में। उसके बाद से ही ये 1984 में हुआ, फिर उसके 2 वर्ष बाद 1986 में, इसी के कारण ही ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। उसके ही अस्तित्व में याद रखेंगे 1986 में, तो आप 84 और 86 दोनों डेट याद रखेंगे। और भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253, जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं, के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। ठीक है, फिर है ये अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार से संबंधित है, और ठीक है, इसे जान गए हैं आप कि अम्ब्रेला कानून या छाता विधान के रूप में जानते हैं। और अगला देखेंगे, इसमें है जैव विविधता अधिनियम, ये 2002 में लागू किया गया। और जैव विविधता से एक चीज़ और याद रखेंगे, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र NCMB, इसका इंग्लिश में नाम इंपॉर्टेंट है, नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी। ये पहला समुद्री जैव विविधता स्थल कहाँ पर बना है, ये है गुजरात जामनगर में। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। फिर है नेक्स्ट NGT, तो ये क्या है, तो ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में आया। इसकी शायद पीछे बताया है इसको, ये 2010 10 अक्टूबर 2010 डेट याद रखेंगे। ये NGT अधिनियम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। फिर है ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम, ये 2000 में आया, तो इसको भी याद रख सकते हैं। ये हो गया अधिनियम। फिर देखेंगे कुछ पर्यावरण संबंधी पुरस्कार हैं, जिसमें से पहला है गोल्डमैन, है तो काफ़ी सारे लेकिन ये प्रमुख हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इसको पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार के भी नाम से जानते हैं, और ये 2024 में आलोक शर्मा को दिया गया है, ये भी याद रख सकते हैं साथ में, ठीक है। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार पूछे तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है। फिर है नेक्स्ट ये जो ये ऊपर वाले इतने हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी पुरस्कार है, लेकिन ये जो दो हैं ये राष्ट्रीय स्तर के हैं, और भी हैं लेकिन जो प्रमुख है वही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे विटलिटी पुरस्कार, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, और ये 2024 में पूर्णा देवी वर्मन को मिला। ये जैव वैज्ञानिक है एक, इनको मिला है पूर्णा देवी वर्मन को, ठीक है, ग्रीन ऑस्कर मिला है, याद रखेंगे ये। फिर है ग्लोबल 500 पुरस्कार, ये पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ऐसे पूछता है एग्जाम में, पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो ग्लोबल 500 पुरस्कार, याद रखेंगे। फिर है सासाकावा पुरस्कार, ये भी इसी से रिलेटेड है, ये पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सासाकावा पुरस्कार, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड टाइलर पुरस्कार, ये भी पर्यावरण स्वास्थ्य व ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड, तो ये पर्यावरणीय व सामाजिक न्याय के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है सारे रिलेटेड पर्यावरण से, लेकिन कुछ कुछ भिन्नता है इसमें। फिर है जो राष्ट्रीय स्तर के, ये है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसको भी याद रखेंगे। और बाइनियल पुरस्कार, ये भी पर्यावरण से रिलेटेड है, और ये जो बाइनियल है ये नाम में ही है, जैसे बाइनियल बाघ, तो ये बाघ संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। फिर क्वेश्चन देख लेंगे, थ्योरी कंप्लीट हो गई है। पहला क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन डैश से संबंधित है, तो आपको बताया था रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, आर्द्रभूमि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। डिटेल भी देख लेते हैं। पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय या एक सम्मेलन हुआ था, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, अभी बताया था आपको, तो वेटलेटिव पुरस्कार है जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है, और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्हें पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो अभी बताया था इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार था, जो कि राष्ट्रीय स्तर का ही भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। डिटेल आप देख लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है, जो कि सबसे हानिकारक है, ये है HFC, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। इससे रिलेटेड पढ़ा था हम लोग ने, जो किगाली संशोधन जो किगाली समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड था, उसमें इसमें ही HFC
गैस को कम करने से रिलेटेड ये एक समझौता था, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन डैश है, तो कौन सा है? तो इसमें है ऑप्शन पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष। ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। पर्यावरण प्रदूषण के लिए देश का शीर्ष संगठन है, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित हुआ। तो आपको पता है स्टॉकहोम जो स्वीडन में आयोजित हुआ था, पर्यावरण जो सम्मेलन था ये 1972 में हुआ था, लेकिन दो ऑप्शन 1972 के। तो आपको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो आप फिर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, जून 1972। ऐसे थोड़े गेस भी करते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन, अगर ऐसे सिमिलरिटीज के देखिए 1972 के दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिटेल देख लीजिएगा आप। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं, रामसर समझौता डैश से संबंधित है, दोबारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आर्द्र भूमि से संरक्षण है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना अधिनियम कौन सा है? जो आपको अधिनियम बताएं, इसीलिए बता रहे थे कि डेट याद रखनी जरूरी होती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है या तो पूछ लिया जा रहा है इसमें सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पुराना है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, जो कि 1974 में लागू हुआ। और जो है ये जो पर्यावरण है ये आपको पता है 1986 में हुआ, और वायु वाला 1981 में हुआ। राष्ट्रीय जो एनजीटी बताया था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, ये 2010 में लागू हुआ। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया? 1974 वाला जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी बताया था, ये कब स्थापना हुई इसकी? तो 2010, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश का निर्णय से व्यथित व्यक्ति सीधे डैश से संपर्क कर सकता है। मतलब इससे प्रताड़ित जो व्यक्ति है, इसके लिए जो आवाज उठाने वाला व्यक्ति है, सीधे किससे संपर्क कर सकता है ये पूछ रहा है। तो ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो ये अधिनियम इस 1974 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश से व्यथित व्यक्ति एनजीटी से सीधा संपर्क कर सकता है, और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से एचएफसी का उपयोग समाप्त करना था? तो जो किगाली समझौता हुआ था, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही संशोधन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ओजोन परत के क्षरण से संबंधित था, याद रखेंगे। और जो वियना था, ये ओजोन परत क्षरण से संबंधित एक प्रयास था, ठीक है। वो 1985 में हुआ वियना वाला, जो मॉन्ट्रियल वाला हुआ 1987 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो अभी पूछा गया था, 1974 ही है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। और इसमें संशोधन 1988 में भी किया गया। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? घटना जो बताई थी आपको, तो ये 1984 में हुआ था। और इसमें पूछा जाता है किस गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC या मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। इसके 2 वर्ष बाद 1986 में ही इसी से प्रभावित होकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि 1986 लागू किया गया। इसको थोड़ा डिटेल में देखिए, भोपाल गैस त्रासदी की घटना 1984 में घटी थी। 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों की मौत और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। और कहा जाता है इसका असर कई सालों तक देखने को मिला, जैसे कि जो इस गैस का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि कुछ कुछ सालों तक, जैसे कह सकते हैं कि अपंग बच्चे पैदा होना, इस तरह के कुछ लक्षण देखे गए थे इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर आपको बताया था ये। अच्छा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि अभी बताया है ये। और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो रहने वाला है, पर्यावरण से रिलेटेड है, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड पुरस्कार हो या अधिनियम हो, सम्मेलन है, और इसमें संगठन भी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक में।